तो मुझे लगता है किरीट सोमैया आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अंदर हाशिए पर हैं। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप यहां से चले जाइए। अभी पिछले दिनों इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। सरकार ने इनके ऊपर जो ये कहा था कि भाई क्लोजर रिपोर्ट लगा दो, अदालत ने कहा क्या दोबारा जांच होनी चाहिए। तो शायद ये भी हो सकता है कि किरीट सोमैया जी बुरा न माने मेरी बात का, लेकिन अपनी राजनीतिक जमीन को दोबारा पाने की कोशिश कर रहे हैं इस मुद्दे के माध्यम से। कि एक बंदा था अफरोज पट्टा सूरत में, जिसके ऊपर लगभग 5,500 करोड़ रुपए का हवाला वाला कांड, वो उसका क्या हुआ? उसकी कोई जानकारी है किरीट सोमैया जी? और वो सूरत का ही था और वो बहुत नजदीक था भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। किरीट जी जवाब दे दीजिए, और जवाब देने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप मुझे कई सालों से जानते हैं, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि आपको सवाल पूछने पर आप सीधा बोलने लगते हैं कि आप किसी के प्रवक्ता हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती। आप मुझे कई सालों से जानते हैं, सवाल पूछना मेरा काम है। आपसे भी सवाल पूछा जाएगा, एआईएमआईएम से भी सवाल पूछा जाएगा, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, सबसे सवाल पूछा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत मुसलमानों से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत उन हिंदुओं से है जो भारतीय जनता पार्टी से अपनी दूरी मेंटेन करना चाहती। आपको अब वोट जिहाद दिख रहा है। पहले तो आपको ईडी में एनसीपी दिखती थी, अब आपको वोट जिहाद दिखने लगा है। क्या हुआ, क्या है, क्या जानकारी है आपके पास? चले किरीट जी को हम फोन लगा रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही होता है आशुतोष, ये कहां से आरोप लग रहा है कि भाई क्या मुस्लिम टैक्टिकल वोटिंग, क्या डर कहीं ना कहीं सता रहा है, इसके वजह से ये बार बार आरोप लग रहे हैं? किरीट के पास हम जाएंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे। देखिए साहिल, ये भारतीय जनता पार्टी की आखिरी कोशिश है, क्योंकि उनका पूरा गेम जो महाराष्ट्र के अंदर है वो अब इस बात पर आकर टिक गया है कि दरअसल हिंदू मुसलमान के बीच में आप पोलराइजेशन कर सकते हैं, नफरत की राजनीति कर सकते हैं, और उसको एक लॉजिकल, जिसे कहते हैं लॉजिकल तार्किक परिणति तक पहुंचाने के लिए अब इसको मेक बिलीव वर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। आप ध्यान रखिए कि जिस तरीके से बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स की बात झारखंड में की जा रही थी, एक दिन पहले की बात है, वहां भी ईडी ने इसी तरीके से कुछ ऐसे जगहों में छापे मारे और ये बताने की कोशिश की जा रही कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों के मसले पर संजीदा हैं, सीरियस हैं, गंभीर हैं, और वो इस मुद्दे को गंभीरता के साथ ले रही। बिल्कुल वही चीज अब महाराष्ट्र के अंदर भी दिखाई पड़ रही है, और ये तब हो रहा है जब चुनाव के लिए, मतदान के लिए 3 या 4 दिन बचे हुए हैं। तो ये महज इत्तेफाक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि भाई मालेगांव की, चलिए मान लीजिए कि चार विधानसभा सीटों पर आप आगे थे और एक विधानसभा सीटों में मुसलमानों ने वोट कर दिया, इसलिए आप पीछे हो गए और उसकी वजह से आप चुनाव हार गए। लेकिन बाकी 47 जो लोकसभा की सीटें थी, वहां पर आपकी हालत क्यों कमजोर हुई? आप तो पिछली बार जब आपने जीता था तो 48 में तो 43 सीटें आप जीते थे। इस बार आप क्यों 28 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और सिर्फ 9 सीटों पर ही आप जीत पाते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरा एहसास है कि वो हिंदू मुसलमान के सवाल को खड़ा करके हिंदुओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो शायद पंकजा मुंडे की बात को भूल गए हैं कि पंकजा मुंडे का ये कहना कि ये मुद्दा महाराष्ट्र का मुद्दा नहीं हो सकता, यहाँ ऐसे मुद्दे नहीं चलते, ऐसी राजनीति नहीं चलती है। और पंकजा मुंडे कोई मामूली नेता नहीं है, वो ओबीसी समुदाय से आती है, वो गोपीनाथ मुंडे के परिवार से आती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बीजेपी के अंदर ही। आपने सुना आशुतोष क्या बोल रहे थे? आप सुन रहे हैं आशुतोष क्या बोल रहे थे? एक वक्त था जब ईडी की रेड होती थी, आपको एनसीपी दिखती थी। अब वक्त ऐसा आ गया है कि आपको अब वहां पर वोट जिहाद दिखने लग गया है। क्या आपके पास कोई सबूत है? आप कह रहे हैं कि भाई ये वोट जिहाद के लिए पैसा लिया जा रहा है। हवाला रैकेट को लेकर इस तरीके के मामले इससे पहले भी हो चुके हैं महाराष्ट्र में। वास्तव में ऐसा है कि जी सवाल यही है, प्रकार से गए साल भर गत एक बोलिए से लोकसभा चुनाव और अब विधानसभा चुनाव ध्यान में रखकर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, इन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई, और हम देख रहे हैं करोड़ों रुपया आ रहे हैं। संस्था है वो कागजी संस्था है, वो बड़े बड़े सम्मेलन सभाएं आयोजित कर रही है। और वोट जिहाद शब्द किरीट सोमैया का नहीं है, ये राहुल गांधी का है। राहुल गांधी पर के पारिवारिक मित्र सलमान खुर्शीद, उनके परिवार ने कहा कि वोट जिहाद, आप जिहाद के लिए मतदान करो और मोदी भाजपा को हराने के लिए। लोकसभा में देखा, भी विधानसभा के समय पर भी इसी प्रकार का चल रहा है। वो उलेमा बोर्ड 17 मांगे देते हैं, ये स्वीकार करते हैं, फोटो निकालते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं। ये क्या नया आया? तो वास्तव में मुद्दा यह है कि उसी समय पर मालेगांव में कोई सिराज मोहम्मद, अभी उसकी दुकान मैंने देखी, कल मैं मालेगांव गया था, उसका घर, वही खुद की 5-50 लाख की प्रॉपर्टी, वो 12 हिंदुओं के नाम से बेनामी अकाउंट खुलवाता है, दूसरी बैंक में वापस वही 12 अकाउंट, 200 करोड़ रुपया उस खाते में 4 दिन के अंदर आया। और 50 करोड़ सूरत, 50 करोड़ अहमदाबाद, 50 करोड़ मुंबई, 50 करोड़ मालेगांव हवाला से ट्रांसफर कर दिया गया। ये है कौन सिराज मोहम्मद?
पैसे आए कहां से? नहीं तो अच्छा है किसके लिए ना, आए? उस पर और मालेगांव ये पुलिस पैसे कार्रवाई कर रही है, उस हमारे- पर ईडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इससे आपको वोट जिहाद कहां से दिख रहा है भाई? हवाला रैकेट को लेकर मेरे पास अभी 3 उदाहरण पड़े हुए हैं, मैं तीनों उदाहरण आपको गिनवा सकता हूं जो पिछले कुछ दिनों में हुए। सितंबर 2024 में देवा में इस तरीके की बात हुई थी, 20,000 रुपए इस तरीके से पास आउट किए गए थे हर पैन नंबर के साथ में। सिमिलर स्कैम हुआ था जब हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस 2016 और 17 जब आपकी सरकार थी महाराष्ट्र में, तब भी इसी तरीके का मामला हुआ था, ईडी ने तब भी उस पर कार्रवाई की थी। अब अक्टूबर 2023 में दोबारा आपकी ही सरकार थी है, तब भी इसी तरीके का स्कैम निकल कर आ गया, 16,180 करोड़ का थाने साइबर सेल ने इसको निकाला था। तब तो वोट जिहाद की बात हुई नहीं थी। आज चुनाव के पहले आपको सिराज नाम के व्यक्ति का जो हवाला रैकेट चल रहा है उसके लिए पैसा निकाल रहे हैं, वोट जिहाद से कहां जोड़ रहे हैं आप इसको सर? मुझे लगा मैंने इस चर्चा में भाग लेना, ऐसा मुझे लगा, ऐसा है या मैंने सुनना है? नहीं, हमें सवाल पूछा है आपसे। मैंने आपको सवाल पूछा, मुझे बोलने देने वाले हैं या आप लोग ही भाषण करके एक तरफी? अरे ये सब उदाहरण कौन से मैंने आपको उदाहरण सवाल दे रहे पूछा है, हैं? किरीट जी आप जवाब दीजिए ना, मैं वोट जिहाद उदाहरण कहां से दिया जोड़ है, रहे हैं? ये जो है- मैं आपको ही सवाल पूछ रहा हूं। यार साहिल भाई, आप एक ही तरफ डिबेट करने वाले होगे तो फिर मुझे क्यों खड़ा रखा है? नहीं, बोलिए बोलिए। मैंने सवाल आपको पूछा है साहिल। हाँ तो उनको बोलो, बीच में मत बोलो। अरे सर सवाल तो और या उनको बुलवाना है तो ठीक है, आप चलिए, बुलवाते बोलिए, रहिए, मुझे कोई दुख नहीं होगा। भैया विधानसभा चुनाव घोषित होता है, उसके बाद में सिराज मोहम्मद वो वहां के उसके यहाँ काम करने वाला ड्राइवर उनके 11 दोस्तों के नाम से बेनामी अकाउंट खोलता है। 4 दिन में अकाउंट खुलते हैं, 4 दिन में उत्तर भारत के 172 बैंकों में पैसे डालकर यहां पर कुल मिलाकर 224 करोड़ इकट्ठे जमा होते हैं। वो सिराज हुसैन उसके बाद में 4 दिन में ये 4 जगह 50-50 करोड़ हवाला से और कैश विड्रॉल से भेजता है। वो पैसे कहां गए, वो किसके पास गए? आशुतोष, किरीट सोमैया कह रहे हैं कि भाई वो पूरा कागज दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 200 करोड़ रुपया आए, सिराज के पास गए, वो पैसा यहाँ वहां पर जा रहा है, लेकिन मेन सवाल का तो जवाब ही नहीं मिल पा रहा है कि ये वोट जिहाद का कैसे संबंध है इस पूरे ईडी की कार्रवाई से? कुछ आप प्रकाश डाल पाएंगे? आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे आरोप को? नहीं देखिए, मैं इसको दूसरे तरीके देखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, किरीट सोमैया कोई नए तो नहीं है। किरीट सोमैया भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके, लेकिन किरीट सोमैया इस बात को भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्होंने अजीत पवार के ऊपर आरोप लगाया था, हसन मुश्रीफ पर आरोप लगाया था, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, नारायण राणे, कृपाशंकर सिंह, ये लोग आज कहां है, किस पार्टी में, किसके साथ है? तो किरीट सोमैया ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन उनकी पार्टी ही जो है उन तमाम लोगों को उनके साथ गठबंधन कर लेती है या उनको अपने पार्टी में शामिल कर लेती है। भाई नारायण राणे तो बीजेपी के अंदर है ना, कृपाशंकर सिंह तो बीजेपी के अंदर है ना, अजीत पवार तो पार्टी सरकार के साथ शामिल है ना। तो किरीट सोमैया की बातों में अगर गंभीरता होती तो भारतीय जनता पार्टी क्यों इनके साथ गठबंधन करती और क्यों इनको अपने साथ लाती? तो मुझे लगता है किरीट सोमैया आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अंदर हाशिए पर हैं। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप यहां से चले जाइए। अभी पिछले दिनों इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, सरकार ने इनके ऊपर जो ये कहा था कि भाई क्लोजर रिपोर्ट लगा दो, अदालत ने कहा कि दोबारा जांच होनी चाहिए। तो शायद ये भी हो सकता है कि किरीट सोमैया जी बुरा न मारे मेरी बात का, लेकिन अपनी राजनीतिक जमीन को दोबारा पाने की कोशिश कर रहे हो इस मुद्दे के माध्यम से। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? री एंट्री चाहते हैं किरीट जी आप? ये आपका बहुत दिन के बाद मैंने ट्वीट देखा है, 2022-23 में आपसे रोज ट्वीट पढ़ता था मैं, 9 की लिस्ट, 11 की लिस्ट, 15 की लिस्ट, पहली बार मैंने आपका ट्वीट देखा है बहुत दिनों के बाद, और वो भी ईडी से रिलेटेड। साहिल भैया, आप एंकर हो या प्रवक्ता हो, मेरा ट्विटर अकाउंट अभी खोल दे भैया, अभी देख लो आप, अभी ये सब मुद्दे पर रोज ट्वीट नहीं, रोज आप न्यूज भी देते हो, मेरे इंटरव्यू भी चाहते हो, रहने दो, आपकी मेरी बात हम बाद में करेंगे। अब रही बात भैया हाशिए पे कोई व्यक्ति है या नहीं है, तो साइड क्यों बुलाते हो, वो भी छोड़ दो। मूल मुद्दा वापस हुआ हूं ना भैया, वो तो चर्चा आपने कौन से विषय पे रखी है? किरीट सोमैया है कि आपका विषय, चलो उसके ऊपर बात करते हैं। आपका विषय उस समय के घोटाले, उस समय पर चर्चा करते हैं। आपका मुद्दा है वोट जिहाद या आया हुआ पैसा वोट जिहाद में गया है या नहीं गया है, कैसे गया है, ये चर्चा का विषय है ना। तो मैंने तो आपके सामने सब एविडेंस दिए, गया 8 दिन से मैं लगातार इसके पीछे लगा हूं। बैंक अकाउंट दिए, कैसे पैसे आए, कहां से कहां गए, और जो सिराज ने जिसको दिए ना पैसे, वो भी बातें सामने आई है, ध्यान में रखो। हवाला में जिसके पास पैसे गए, उस हवाले वाले ने पैसे कितने दिए, ये भी बात सामने आ रही है। तो ये पैसा स्पष्ट तौर पे
आप उनको क्यों नहीं पूछ रहे हो कि उनका बैंक अकाउंट दिखाओ ना एक बार, पैसे आए कहां थे? यही पैसे उनके पास गए हैं। कुछ दिन में यह भी सिद्ध हो जाएगा। बैंक अकाउंट दिखाने में क्या दिक्कत है दानिश कुरैशी जी, जो किरीट सोमैया कह रहे हैं? सुनिए, बैंक अकाउंट दिखा दीजिए, सिद्ध मामला कर- खत्म करिए, अगर आपको लगता है कि भाई देखिए, वोट जिहाद नहीं है तो। नहीं, सिद्ध करने की बात ऐसी है ना कि वर्तमान जो सरकार है वो कुछ भी सिद्ध कर सकती है, उनके पास सिद्ध करने की तो मास्टरी है। आप देखते नहीं है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ स्टेटमेंट दिया करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो, इस तरीके से वो बात कहते हैं कि हम यहाँ का मामला हमने सल्टा दिया, ये वाला अयोध्या वाला और वो वाला मामला भी हम सल्टा देंगे। तो ये सेट करने में तो मास्टर है, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूँ कि एक बंदा था अफरोज फट्टा सूरत में, जिसके ऊपर लगभग 5,500 करोड़ रुपए का हवाला वाला कांड है, वो उसका क्या हुआ? उसकी कोई जानकारी है किरीट सोमैया जी? और वो सूरत का ही था और वो बहुत नजदीक था भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 1200 करोड़ रुपए का एक हवाला कांड था उसका, महेश भजिया वाला का, वो उसका क्या हुआ? उसके वहां तो हम देख रहे थे वो जो थे हमारे क्या कहते हैं सीए के वहां तक रेड गई थी, और उसने फिर जब बोलना नाम खोलना शुरू किया तो उसमें तो ना एफआईआर हुई, ना इन्वेस्टिगेशन हुआ, ना कोई जेल गया, ना कोई बेल गया। उसमें तो करोड़ों रुपए अरबों रुपए जो हैं बैंक अकाउंट में आए थे। तो मैं अगर सवाल पूछूंगा तो इसका जवाब नहीं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति की बात कह रहे हैं, जिस आरोपी को ये बता रहे हैं, अब ये तो सवाल ये है कि इन्होंने तो सिर्फ बैंक अकाउंट की डिटेल बताई है, ठीक है, अब ये तो मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं शायद ये इन्हीं के लिए तो कोई पैसा लेकर नहीं आया था। अब इससे पहले के चुनाव के पहले ये सारा मामला उजागर हो जाए, इसलिए इनको उठाकर बंद कर दिया जाए इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, कि कोई तथ्य और कोई सच्चाई जो है वो महाराष्ट्र में उजागर ना हो जाए, ताकि हमारी इनकी पोल ना खुल जाए। क्योंकि मैटर तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और वही बताएगा कि उसने किससे लिया, कहां लिया, क्यों लिया और किसको देने वाला था। अब किसको देने की बात जब आती है तब तो सीधा सवाल वहां पर जो सत्ता में सरकार है। देखिए, मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कोई आम आदमी की कैपेसिटी नहीं होती है किसी भी अकाउंट में किया जाए। पर मैं आपको बताऊं कि अगर वो इनको लेके जा रहे हैं, एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये पैसा कहां यूज होने वाला है, उसके बाद उसकी फैमिली पूरी उनको कॉपरेट कर रही है और वो ये बता रही है कि कहां से आया है और कहां से जाना है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि ये सारी चीजें आपके पास जानकारी इतनी पहले से है, इतना अच्छे से वो कॉपरेट कर रहे हैं, तो उनको ये भी बताइए ना कि भाई ये पैसा कहां यूज किया है उन्होंने, और किया है तो बताइए आप। लेकिन आपने जिस तरह से उनको गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैया साहब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो दाव है ना वो कच्चा पड़ गया और ये चीजें खुलेंगी। आरोप लगा रहे किरीट जी आप पर, किरीट जी उल्टा आरोप लगा रहे हैं। भाई साहब, ये बात से अरे ये तो assumption है, 30 दिन में सब हुआ है। कर सकते हैं तो मैं भी तो कर सकता हूँ ना। किरीट जी जवाब दे दीजिए, और जवाब देने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप मुझे कई सालों से जानते हैं, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि आपको सवाल पूछने पर आप सीधा बोलने लगते हैं ना कि आप किसी के प्रवक्ता हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती। आप मुझे कई सालों से जानते हैं, सवाल पूछना मेरा काम है, आपसे भी सवाल पूछा जाएगा, एआईएमआईएम से भी सवाल पूछा जाएगा, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, सबसे सवाल पूछा जाएगा। हम मुद्दे पर बात करेंगे, ठीक है? किरीट जी आप जवाब दे दीजिए, जो एआईएमआईएम उठा रहे हैं आपके पास उसका कोई जवाब है तो बता दीजिए। साहिल भैया, अगर आप झूठ बोलोगे तो आपके बारे में भी मैं स्पष्ट तौर पर बताऊंगा। आपने झूठ कहा कि बहुत महीनों तो आप भी बोलेंगे तो मैं भी सवाल पूछूंगा ना आपसे किरीट जी। इसलिए आपके 1 मिनट इसलिए वो विषय में मत जाओ। आप मेरे साथ जो 1000 सवाल पूछो, अजीत पवार के बारे में पूछो, उद्धव ठाकरे के बारे में पूछो, उनसे समझौता किया गया वो पूछो। नहीं, मुझे दानिश जी से जवाब लेने के पहले मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स रखना है। आशुतोष, आप अगर सुन रहे हैं तो, और फिर एनसीपी एसपी के प्रवक्ता भी आप हमारे साथ में, उनसे भी मुझे पूछना है। दरअसल ये बात क्यों हो रही है, बार बार वोट जिहाद की बात क्यों हो रही है? महाराष्ट्र में 38 सीटें ऐसी है विधानसभा की जहां पर मुस्लिम वोटर की संख्या ये 20% से ज्यादा है, या मुस्लिम आबादी ये 20% से ज्यादा है। लेकिन अगर आप 2019 के नतीजों में जाएंगे तो आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स दिखाई देगा कि इस 38 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें ये बीजेपी जीती थी, यानी करीब 11 सीटें बीजेपी जीती है। करीब 9 सीटें 2019 में जब शिवसेना बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रहे थे तब वहां पर शिवसेना जीती है, और बाकी सीटें 2 सीटें केवल एआईएमआईएम जीती है, और बाकी सीटों में कांग्रेस कुछ 5 है, और एनसीपी जब यूनाइटेड एनसीपी थी तब 4 है। तो कुल मिलाकर इन सीटों पर भी शिवसेना बीजेपी एक साथ जो गठबंधन था उसका एक दबदबा था। और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि कई सारी सीटों पर, मतलब ईशान्य मुंबई की सीट थी जहां पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत बड़ा लीड मिला, वो जीत गए। मालेगांव जो धुलिया की लोकसभा सीट है वहां पर भी उसी तरीके का अश्र देखा गया। दक्षिण मुंबई की सीट पर कई जगह पर इस तरीके का वोटिंग हमें देखा गया।
क्या ये एक कारण आपको लगता है कि वोट जिहाद को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही है? आशुतोष, देखिए साहिल, ये बात बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि मुस्लिम वोटर की वजह से वो चुनाव नहीं हारते न जीतते हैं। वो बार बार इस ओर इशारा करते हैं, बार बार खुल के भी कहते हैं उन्हें मुसलमान वोटों की जरूरत नहीं है। जब वो बार बार कहते हैं उनको मुसलमान वोटों की जरूरत नहीं है, तो मालेगांव का जिक्र क्यों करते हैं कि भाई मुसलमानों ने अगर उनको वोट नहीं दिए तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, भारतीय जनता पार्टी मानती है, इनके नेता तो वहां कैंपेन करने के नहीं जाते। दिक्कत क्या है? दिक्कत दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज उस चक्रव्यूह में फंस गई है जिसमें दलित और पिछड़े भारतीय जनता पार्टी को लेकर दो राय रखने लगे उनको, और इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा आया। बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्यों आया? क्योंकि अपर कास्ट तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, लेकिन पिछड़े और दलित हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अपनी दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो दलित वोटर है वहां पे जिस तरीके के दलित आंदोलन की भूमिका रही है, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू महाराज की जमीन रही है, वहां पर दलित आंदोलन बहुत मजबूत है। और यह दलित आंदोलन आज की तारीख में जो है वो मुसलमानों के साथ एक गठबंधन की स्थिति में है, सामाजिक गठबंधन की स्थिति में। इसी तरीके से जो ओबीसी तबका है वो भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत संतुष्ट नहीं है। अगर संतुष्ट होता तो पंकजा मुंडे इस तरीके की बात नहीं करती। तो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत मुसलमानों से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत उन हिंदुओं से है जो भारतीय जनता पार्टी से अपनी दूरी मेंटेन करना चाहती। इसलिए बीजेपी वोट जिहाद का डर दिखा के हिंदुओं को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा। लेकिन जैसे आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, किरीट सोमैया बार बार इसको इशारा कर रहे हैं, क्या कोई आदमी बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए में इस तरीके से काम करेगा और वो पकड़ा जाएगा? मतलब अगर मान लो किसी को वोट जिहाद करना भी है तो बैंक के थ्रू करेगा, लीगल माध्यम से करेगा, इलीगल माध्यम से करेगा? ये किसको बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं? दरअसल इस पूरे माध्यम के जरिए किरीट सोमैया भी भारतीय जनता पार्टी में अपनी जमीन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि खुद किरीट सोमैया ने चिट्ठी लिखी थी बावन कुले की, जब इनको कैंपेन कमेटी का मेंबर बनाया गया, तो वो बहुत नाराज है, बड़े क्षुब्ध है, बहुत परेशान है और अपनी जमीन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर